ओके, तो हम लोग अब अपने फिजिकल क्वांटिटीज को, अपने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग अब डिफाइन करने वाले हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दैट वी स्टडी हियर: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्लस 2 और यूनिट्स हैं, रेडियन और स्टेरेडियन, जिनको हम लोग एंगल, दिस इज फॉर प्लेन एंगल, प्लेन एंगल को डिफाइन करने के लिए हम लोग रेडियन इस्तेमाल करते हैं और स्टेरेडियन इस्तेमाल करते हैं सॉलिड एंगल को डिफाइन करने के लिए। इस पर आगे आएंगे, फिलहाल अभी हम लोग डिफाइन करते हैं लेंथ को और मास को। सो इतनी बड़ी डिफिनेशन लिखी है मीटर की यहां पर। द मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 अपॉन दिस नंबर, दिस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। एक सेकेंड हम लोग क्या जानते हैं, जो घड़ी में कांटा, जब जो सेकंड का कांटा एक बार ऐसे टक करता है उसको हम लोग 1 सेकंड जानते हैं, या फिर किसी किसी डिजिटल वॉच में आप लोगों ने मिली सेकंड भी देखा होगा, ठीक है। 1 अपॉन 299,792,458, दिस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो अभी तक आप लोग जानते थे 3 × 10⁸, वो हम लोग दरअसल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देख लीजिए इसको अगर 2.9 और यहाँ पर 2.99 × 10⁸ अगर लिखेंगे तो इसको आराम से 3 × 10⁸ लिख सकते हैं। मुद्दा अपना वहां ये नहीं है। हम लोगों को जरूरत ही क्यों पड़ी ऐसे अजीबोगरीब डिफिनीशन देने की कि दिस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में जो लाइट जो पाथ ट्रेवल करेगा उसको हम लोग जो है एक मीटर मान लेंगे। क्यों जरूरत पड़ी? आखिर कुछ भी, सपोज एक स्टिक ले लेते हैं या फिर कोई रॉड ले लेते हैं, उसका कुछ लेंथ होता है, उसको सब लोग मान लेते हैं कि हाँ ये 1 मीटर की रॉड है। अब इसी के हिसाब से हम लोग अपने सारे डिवीजन, सारा सिस्टम ऑफ यूनिट में दिस लेंथ, जो भी हम लोगों ने अपने रॉड को कहा, उसको 1 मीटर मान लेंगे। जरूरत क्या पड़ी? सेम इनवेरिएबिलिटी, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड एक कांस्टेंट है, और हम लोग अपने जो यूनिट्स की डिफिनीशन है उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो द मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ दिस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। कैसे? अब अगर इसको ऐसे समझना हो, इसको दूसरे तरीके से और समझ सकते हैं। सपोज स्पीड ऑफ लाइट c, ठीक है, टाइम कितना लगेगा उसको 1 मीटर ट्रेवल करने में? 1 मीटर डिवाइडेड बाय c मीटर पर सेकेंड, इतना टाइम लगेगा, ठीक। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, एक तरीके से कह रहे हैं ना कि स्पीड ऑफ लाइट अगर इतने टाइम के लिए अगर ट्रैवल करेगा अपने स्पीड इन वैक्यूम से, जो इसका वैक्यूम में जो स्पीड है, अगर इतने टाइम इंटरवल के लिए करेगा ट्रैवल, इसको 1 हटा देते हैं यहां पर अभी, ठीक है, क्लैरिटी के लिए, तो क्या होगा, हमें मिल जाएगा हमारा लेंथ का डिफिनीशन, मीटर का डिफिनीशन, ठीक है। इसको अगर c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 1 मीटर, ओके। कुल मिला के यही है इसका, ठीक है। अब किलोग्राम पे आते हैं, मास की डिफिनीशन। भाई आप लोग जाते हैं या कभी किसी, समझ लीजिए ग्रोसरी स्टोर में, कहीं किसी दुकान पे जाते हैं तो क्या करते हैं, अगर आपको सपोज चीनी लेना है आपको, तो दुकानदार क्या करता है, 1 किलो का एक बटकरा रखता है और इधर थैली में चीनी डालता है, कंपेयर करता है, देखता है अगर जो हमारा कांटा है वो अगर बैलेंस हो गया है तो ठीक है, यही 1 किलो है। लेकिन हम लोग माने क्योंकि जो उसने बटकरा रखा है वो 1 kg का ही है, ठीक है। या फिर जो 1 kg की डिफिनीशन हमें वो दुकानदार बता रहा है, हम लोग उसको ही क्यों माने? इसलिए क्योंकि 1 kg का जो डिफिनीशन है, 1 kg का जो मास है, ठीक है, 1 kg का जो मास है उसको हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है। कैसे डिफाइन कर रखा है? जैसा बटकरा दुकानदार यूज करता है वैसा एक बटकरा जो प्लैटिनम और इरिडियम एलॉय का बना हुआ है, ठीक है। क्यों बना हुआ है? ताकि इरोड ना हो, और इसको वैक्यूम में रखा गया है ताकि ज्यादा इसमें वियर टियर ना लगे। वो हमारा प्रोटोटाइप है। ये प्लैटिनम और इरिडियम एलॉय से जो बना बटखरा है हम लोगों के पास, सिलेंडर जो है, सिलेंडर मैं बटखरा कह रहा हूं ताकि समझ में आए, वो
इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर एट सर्स पे रखा हुआ है। सर्स में इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजर्स का ब्यूरो है, वहां पर वो बटकरा रखा हुआ है। वो वही है हमारा प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम, यानी उतना जो मास है हमारा, जो प्लैटिनम इरिडियम एलॉय का जो सिलेंडर है उसका जो मास है वो हमारे 1 kg का डेफिनेशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसा बटकरा हम तो यानी जो दुकानदार कर रहा है उसका बटकरा जो होगा, उसका अगर वो बटकरा और ये जो प्लैटिनम इरिडियम एलॉय रखा हुआ उसको अगर हम लोग एक कांटे पे रखेंगे तो कांटा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन है 1 kg का। हालांकि अब ये डेफिनेशन चेंज हो गया है पिछले 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 साल। अब मास को हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अगेन जैसा मैंने कहा कि आप लोगों को ये डेफिनेशन याद नहीं करनी है, ना ये कहीं पूछा जाता है। ये बस हम लोगों को कितना एक्यूरेट, हम लोगों का जो यूनिट है कितना एक्यूरेट है, हम लोग उसको यहाँ पर अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सेक्शन का यही मकसद है। ठीक है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाना है तो रेडियन और स्टेरेडियन में दिमाग लगाना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे डेफिनेशन पे, टाइम और इलेक्ट्रिक करंट के। ओके, लेट मी रेज। ओके, आवर नेक्स्ट 2 फिजिकल क्वांटिटीज आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट। टाइम जो आप लोग घड़ी में नापते हैं 1 सेकेंड, उसकी डेफिनेशन क्या है? 1 सेकेंड क्या होता है? वो जो आपका घड़ी का जो सेकंड वाला कांटा वो एक बार से टक करता है, तो उस डिले को हम लोग क्या कहते हैं? 1 सेकेंड। टाइम का कॉन्सेप्ट दरअसल डिले से आता है कि 2 इवेंट्स के बीच में कितना डिले है उसको मेजर करने के लिए हम लोग टाइम यूज करते हैं। तो टाइम किसमें मेजर करते हैं? सेकंड में। अब सेकंड का जो डेफिनेशन है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है और मैं उम्मीद भी नहीं करता कि आप लोगों को ये पहली बार में समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है ट्रांजिशन का, ग्राउंड लेवल स्टेट का, ये सब आपको एटम चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आएगा। फिर भी तो जो सीजियम 133 एटम होता है ये अलग अलग रेडिएशन एमिट करता है। ठीक है, अब रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन के साथ क्या होता है कि उनसे कुछ एक फ्रीक्वेंसी उनसे जुड़ी होती है। फ्रीक्वेंसी से क्या हम लोग समझते हैं? फ्रीक्वेंसी मतलब कि जो वाइब्रेशन फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है, वो अपने मीन पोजीशन से इतना ऊपर जाता है, ठीक है, फिर वापस आता है, ठीक है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, फिर वापस आता है। तो इतना ये जो डिले हुआ, इसके पहले यहां जाने का, फिर यहां से उसके नीचे आने का, फिर इसको पास करके यहां जाने का, फिर वापस आने का, ये जो डिले है इसको हम लोग एक टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेशन। तो रेडिएशन का जो वाइब्रेशन है, ठीक है, उसका कुछ टाइम पीरियड होगा, ठीक है। टाइम पीरियड मतलब वो थोड़ा सा डिले होगा हम लोगों का, उस डिले को इस नंबर से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जो हम लोगों को छोटा सा डिले मिला था उस रेडिएशन के टाइम पीरियड की वजह से, जो छोटा सा डिले मिला था उस रेडिएशन का जो टाइम पीरियड है, मतलब कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपने मीन पोजीशन से एक बार चले जाने में और फिर वापस लौट आने में जितना टाइम का डिले हुआ उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। उस टाइम पीरियड को अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करें, इतने बड़े नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तब हम लोगों को 1 सेकेंड का जो डिले होता है, 1 सेकेंड में कितना डिले होता है? 1 सेकेंड, अब कितना, घड़ी का कांटा ऐसे गया टक, 1 सेकेंड हो गया। उस 1 सेकेंड के अंदर ही जो सीजियम का रेडिएशन है वो इतनी बार वाइब्रेट कर चुका होता है, यानी इतना दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाय जो टाइम डिले होगा उसको अपने मीन पोजीशन से एक बार चल के वापस अपने मीन पोजीशन तक पहुंचने में जितना भी टाइम पीरियड होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इस नंबर से, तब हमको मिलेगा 1 सेकेंड। फिर से समझो, 1 सेकेंड डिले जो घड़ी में हम लोग देखते हैं कितना होता है? सेकेंड का कांटा ऐसे आया टक, ठीक है, यहां 12 के बगल में जो छोटा सा पॉइंट था वहां पर अगर जो है कि सेकेंड का कांटा है, इतना कितना छोटा ड्यूरेशन होता है, ठीक है, पता भी नहीं चलता। लेकिन उसी 1 सेकेंड में जो सीजियम का रेडिएशन है, ठीक है,
वो इतनी बार वाइब्रेट कर चुका होता है, इतनी बार वाइब्रेशन के बाद, इतनी बार वाइब्रेशन में लगने वाला टाइम हम लोगों का 1 सेकेंड है, ऐसा हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है। अब फिर वही बात है कि क्यों, क्या जरूरत पड़ी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन देने की। आखिर हम बहुत पुराने जमाने में क्या होता था, सैंड क्लॉक होता था, रेत की घड़ी होती थी, पलट दो इस तरफ तो फिर नए तरीके से दोबारा टाइम शुरू हो गया। फिर जब एक हिस्सा दोबारा खाली हो गया, सैंड क्लॉक में क्या होता है, सैंड क्लॉक में इस तरफ सैंड भरी होती है और इधर गिरता है, ठीक है। जब ये पूरा भर जाएगा हम लोग फिर पलट देंगे दोबारा हम लोग ले निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर बात वहां फिर इनवेरिएबिलिटी की आती है कि क्या हम लोग जो डिफाइन कर रहे हैं क्या ये इनवेरिएबल है, नहीं नहीं ये इनवेरिएबल नहीं है। लेकिन क्या ये इनवेरिएबल है, हाँ ये इनवेरिएबल है। तो इसलिए हम लोग इस डेफिनेशन को रख देते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोगों को इसे याद नहीं करना है, बस समझना है। हम लोगों को अप्रिशिएट करना है कि आखिर हम लोग जो एसआई यूनिट की डिफिनेशन दे रहे हैं वो आखिर कितनी सटीक है, कितनी एक्यूरेट है, हमको ये समझना है। इसको याद करने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग समझ जाएंगे, अगले कुछ चैप्टर और पढ़ेंगे, आप केमिस्ट्री में ही जब सेकंड चैप्टर पढ़ लेंगे ना एटम, तभी उसी के बाद से ही आपको ये डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगी। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट वैसे भी आप लोगों को 12th में पढ़ना है। अब इसका डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट वो कांस्टेंट करंट है जो अगर इनफाइनाइट लेंथ के वायर में अगर हम लोग अगर इनफाइनाइट लेंथ के वायर में 1 एम्पियर का अगर करंट है, ठीक है, और ऐसे हम लोगों के पास 2 वायर है इनफाइनाइट लेंथ के जिनका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे सपोज यही वायर है, ठीक है, ये एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, समझ लीजिए ये मार्कर इधर से भी इनफाइनाइट लेंथ का आ रहा है और इधर भी इनफाइनाइट लेंथ को जा रहा है, ठीक है, मतलब ये इस मार्कर का कोई और छोर नहीं दिखाई दे रहा है, ये इसका क्रॉस सेक्शन हुआ, ठीक है। अब इस क्रॉस सेक्शन को हम लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं, समझ लीजिए एक सुई, इनफाइनाइट लेंथ की सुई, वो हम लोगों का कंडक्टर है, उसमें अगर हमारा 1 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, उसमें अगर हमारा 1 एम्पियर का करंट है, समझो फिर से समझो, इनफाइनाइट लेंथ का वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोगों का नेग्लिजिबल है, ठीक है, ऐसे हम लोगों के पास 2 वायर हैं जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट दौड़ रहा है, ठीक है, सेम या अपोजिट डायरेक्शन में करंट दौड़ रहा है उसका मतलब नहीं है, अभी बात करते हैं और उसके बारे में। अगर सेम डायरेक्शन में करंट दौड़ रहा होता तो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म चैप्टर में कि दोनों में एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। अब उन जो हम लोगों के पास 2 वायर आए, इनफाइनाइट कंडक्टर आए, उनको क्या करेंगे, उनको हम लोग क्या करेंगे 1 मीटर दूर करेंगे एक दूसरे से, जैसे यही 2 वो कंडक्टर हैं, इनको 1 मीटर दूर किया एक दूसरे से। अब क्या होगा, अगर इनमें 1 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है तो एक दूसरे की तरफ ये 2 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर, यानी ये वायर इस वायर के, ये वायर इस वायर के हर एक मीटर पे, हर एक मीटर के लेंथ पे 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लगाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों में करंट जा रहा है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, एक इसको धक्का देने की कोशिश करेगा। ओके, ये हुआ हम लोगों का 1 एम्पियर का डेफिनेशन। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या हुआ, 1 एम्पियर वो कांस्टेंट करंट है जो 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स में अगर दौड़ रहा हो, ठीक है, जिनका लेंथ इंफिनिटी हो और जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया नेग्लिजिबल हो और वो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हो, 1 मीटर, ये 2 कंडक्टर हैं जिनमें करंट दौड़ रहा है, ठीक है, इनका लेंथ ये आपकी तरफ जा रहा है इनफाइनाइट लेंथ और मुझसे पीछे भी जा रहा है इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, सेम केस इसके साथ भी, और ये वैक्यूम में 1 मीटर दूरी पर रखे हैं एक दूसरे के। तो क्या होगा कि ये वायर इस वायर के हर 1 मीटर लेंथ पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लगाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो अपनी तरफ लगाएगा, ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये इस तरफ जा रहा है तो ये इसको धक्का देने की कोशिश करेगा। कितना कितना न्यूटन का, हर 1 मीटर पे 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ, ठीक है। अब मुझे लगता है आप लोगों को ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्मोडायनामिक टेम्परेचर पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, द लास्ट 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर
thermodynamic temperature, amount of substance and luminous intensity. तो 1 केल्विन को कैसे डिफाइन करें? 1 केल्विन को हम लोग डिफाइन करते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट होता है ऐसा पॉइंट होता है जहां पर, ऐसा पॉइंट टेम्परेचर और प्रेशर का जहां पर हम लोगों को उस सब्सटेंस के, किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के जिसका हम लोग ट्रिपल पॉइंट निकालने वाले हैं, वो तीनों फेज में पाया जाए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उससे उस पॉइंट को कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ये आप लोग पढ़ेंगे हीट चैप्टर में इसी क्लास में, ठीक है। तो केल्विन को कैसे डिफाइन करते हैं? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, ठीक है, उसको कोई वैल्यू दे दिया, ठीक है, हम लोगों ने उसका 1/273.16 फ्रैक्शन, ठीक है। ट्रिपल वाटर के ट्रिपल पॉइंट का एक थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, कितना है? 273.16, उसका ये फ्रैक्शन 1 केल्विन हुआ। फिर से समझते हैं, वाटर का ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, जिस थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर पे हमको मिला, ठीक, उसका 1/273.16 ही 1 केल्विन हुआ, ठीक है। ये हमारी केल्विन की डिफिनीशन हो गई। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, ये आप लोग वैसे ही पढ़ने वाले हैं हीट चैप्टर में, इसी में। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आप लोगों को ना तो डेफिनेशन याद करना है, समझ में आ जाती तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप लोग आने वाले चैप्टर्स में यही चीजें फिर से डिफाइन की जाएंगी अपने पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ। ये तो आधा अधूरा कॉन्सेप्ट मिला है अभी आपको। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, नाइटमेयर ऑफ एवरी 9th क्लास स्टूडेंट। मोल किसी को समझ में नहीं आता था, तो मोल को कैसे डिफाइन करते हैं? मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 kg of कार्बन 12 आइसोटोप। मतलब क्या हुआ कि 12 ग्राम कार्बन हम लोग लेंगे, 12 ग्राम सैंपल लेंगे कार्बन 12 आइसोटोप का, उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं हमारे पास, 12 ग्राम कार्बन C12 आइसोटोप में जितने हमारे एटम्स हैं, जो एटम्स का नंबर है, उसको कहते हैं 1 मोल, ठीक है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कहने का मतलब है जैसे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने की 12 ग्राम कार्बन में C12 में एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं, इसको नंबर से अगर और समझे तो लोगों को ज्यादा से समझ में आएगा। इसमें हम लोगों का आता है 6.022 into 10 power 23 एटम्स, ठीक है, आर देयर इन 12 ग्राम ऑफ C12। कार्बन 12 के 12 ग्राम के सैंपल में इतने एटम्स हैं, ठीक है, और इतने एलिमेंट्री एंटिटीज को हम लोग 1 मोल कहते हैं। यानी कि अगर हम लोग कहें कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 into 10 power 23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 1 मोल ऑफ एप्पल मतलब 6.022 into 10 power 23 नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है। ये तरीका होगा समझने का। 1 मोल ऑफ प्रोटॉन मतलब दिस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इतने नंबर ऑफ अगर एंटिटीज, इतने नंबर ऑफ अगर कोई पार्टिकल अगर एक साथ रहेंगे, ये नंबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए इसको कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर और कांस्टेंट, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट्री एंटिटीज में अगर हम लोगों को एवोगैड्रो नंबर जितने अगर हमारे पास एंटिटीज हैं तो उसको हम लोग 1 मोल ऑफ दैट एंटिटी कहते हैं। और अच्छे से समझते हैं, 1 मोल ऑफ
ऐसे समझते हैं, जैसे बनाना को कहते हैं, अगर एक दर्जन अगर बनाना हम लोगों के पास, एक दर्जन बनाना अगर हम लोग कहते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 12 बनाना है। ठीक है, ठीक है। एक डजन ऑफ, अगर हमारे पास एक 1 डजन ऑफ एटम्स, अगर हम कहें कि मेरे पास 1 दर्जन एटम है, इसका मतलब मेरे पास 12 एटम है। अगर हम कहें कि 1 दर्जन ऑफ C12 एटम, यानी 1 दर्जन हमारे पास जो एटम है वो कार्बन के 12 आइसोटोप का वो एटम है। लेकिन डजन को हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटी है। अगर हम लोग एलिमेंट्री लेवल पे लेके जाएं तो 12 एटम का कुछ हम लोगों को खास सिग्निफिकेंस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं दिखाई देगा। लेकिन 6.022 into 10⁻23 अगर एटम लें, अगर ये बहुत बड़ा नंबर है, बिलीव मी, अगर इतने एटम हम लोग एक साथ लें, ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप के, उनका वजन हमारे पास 12 ग्राम आता है। यानी इतने एटम्स का हम लोगों के पास, इतने एटम्स या फिर इसके सर्टेन फ्रैक्शंस का हमको कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस मिलना शुरू हो गया। तो ये नंबर क्या है, अवोगाड्रो कांस्टेंट। तो फिर बताओ, मुझे बताओ, एक मोल प्रोटॉन कहने का मतलब 6.022 into 10⁻23 प्रोटॉन। एक मोल, 1 मोल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। सपोज मैंने एक डस्ट पार्टिकल हो गया मेरे पास, किसी भी तरीके का एक डस्ट पार्टिकल है, और मैंने कहा कि मेरे पास 1 मोल ऑफ डस्ट पार्टिकल है, मतलब मेरे पास 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, 1 मोल ऑफ दिस डॉट, ठीक है, ये जो डॉट मैंने यहां पर लगाया, मेरे पास 1 मोल ऐसे डॉट है, मतलब मेरे पास 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ ऐसे डॉट हैं। सॉरी, मिटा दिया मैंने इसे। ठीक है, अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ओके, रेडियंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग मेजर करते हैं कैंडेला में। किसी भी सोर्स की ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम लोग 1 कैंडेला कब कहेंगे, जब वो सोर्स एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इमिट कर रहा होगा। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का मतलब होता है कि एक रेडिएशन है जो हम लोगों के पास, उसको हम लोग मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन तब कहेंगे जब उस रेडिएशन में सिर्फ एक ही वेवलेंथ हो। ठीक है, जैसे लेजर एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है। तो किसी भी सोर्स की ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग 1 कैंडेला कब कहेंगे, जब वो सोर्स एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इमिट करता हो जिसकी फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे इसको एटम चैप्टर में, जिसकी फ्रीक्वेंसी 540 into 10⁻12 हर्ट्ज हो। ठीक, और जिसकी रेडिएंट इंटेंसिटी, जिस डायरेक्शन में हम लोगों का सोर्स लाइट इमिट कर रहा है, उस डायरेक्शन में रेडियस जो हम लोगों का रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी 540 into 10⁻12 हर्ट्ज होनी चाहिए, और उसकी रेडिएंट इंटेंसिटी अगर उस डायरेक्शन में 1/683 वॉट्स पर स्टेरेडियन, स्टेरेडियन पे अभी हम लोग आने वाले हैं। अगर ऐसा हम लोगों का ये तो कंडीशन सेटिस्फाई होता है, पहला कि मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी 540 into 10⁻12 हर्ट्ज हो, और उसका रेडिएंट इंटेंसिटी जिस डायरेक्शन में इमिट कर रहा हो अगर 1/683 वॉट्स पर स्टेरेडियन हो, तो सोर्स की हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी को 1 कैंडेला करेंगे। ये आपको, मुझे नहीं लगता कि 11th-12th में कहीं भी मिलने वाला है। ठीक है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग आने वाले हैं, ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको पूरा किया, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर पूरा किया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल को, मोल पर भी बहुत ज्यादा काम होने वाला है, आपकी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा काम होने वाला है मोल का, और फिजिक्स में आपको जो फिजिक्स की दूसरी बुक है उसमें भी बहुत ज्यादा इसका यूज होने वाला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात की, ठीक है, अवोगाड्रो कांस्टेंट मोल से रिलेटेड टर्म है। अब हम लोग आने वाले हैं रेडियन और स्टेरेडियन में। ये दो कॉन्सेप्ट, स्टेरेडियन आप लोगों को 12th क्लास में मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट ही चैप्टर में मिल जाएगा। स्टेरेडियन आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि 11th क्लास में कहीं है। रेडियन आप लोगों को पूरे 12th क्लास के सिलेबस में मिलता ही रहेगा, पूरे 11th के और पूरे 12th क्लास के सिलेबस में रेडियन बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब मुझे इसको इरेज करना है।